Hello student, in this video lecture we will discuss about solubility and effect of temperature and pressure on solubility. इसके अलावा इस टॉपिक में हम लोग और छोटी छोटी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे लाइक डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सॉल्युबिलिटी से। सॉल्युबिलिटी आपने प्रीवियस क्लास में भी सॉल्युबिलिटी टर्म का मीनिंग पढ़ा है। यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। सपोज करो स्टूडेंट, इसको देखो समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे कोई भी आप सॉल्वेंट लो। सपोज करो आपने सॉल्वेंट ले लिया H2O, वाटर ले लिया सॉल्वेंट, ठीक है, ये आपका सॉल्वेंट है और इसका एक फिक्स अमाउंट रहेगा वाटर का इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का एक फिक्स अमाउंट कर लिया हमने। सपोज करो आपने 100 ग्राम अमाउंट कर लिया है H2O का और इसका जो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा एट अ गिवन टेम्परेचर, कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम लोग देखते हैं। लाइक हम देख रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, और रूम टेम्परेचर होता है स्टूडेंट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर पे सपोज करो कि इस टेम्परेचर पे H2O सॉल्वेंट हम जो 100 ग्राम लिए हैं उसमें हम लोग कोई सॉल्ट डिसॉल्व कर रहे हैं। सॉल्ट मींस NaCl, ये डिसॉल्व कर रहे हैं। आप जानते हैं स्टूडेंट वाटर के अंदर NaCl आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, बट कितना डिसॉल्व होगा 100 ग्राम, अगर आपके पास वाटर है उस 100 ग्राम वाटर में NaCl का कितना अमाउंट इस वाटर में डिसॉल्व होगा, ये जो जितना अमाउंट डिसॉल्व होगा वही इस सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी होगी। यहाँ पे जो चीज डिसॉल्व हो रही है वो है NaCl, तो यहाँ पे जो चीज डिसॉल्व होती है उसको हम लोग सोल्यूट बोलते हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो इस गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये इस सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी होगी इस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन इसकी हो गई कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolve in a given amount of solvent at a given temperature at a constant temperature is called the solubility of that solute in a given solution in a given amount of solvent। ठीक है, तो ये डेफिनेशन में इसकी लिखी गई है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। तो आप क्या कर रहे हो कि अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो स्टूडेंट, टेम्परेचर हम लोग कर दे रहे हैं 30, अगर सपोज करो कि यहाँ पे 30 ग्राम डिसॉल्व हो रहा था, 30 ग्राम डिसॉल्व हो रहा था, 30 ग्राम 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व हो रहा था 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 100 ग्राम वाटर में मैक्सिमम हम मान के चलते हैं 30 ग्राम NaCl डिसॉल्व हो रहा था, और हम इसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर मान लो हमने कर दिया इसका 40 डिग्री सेल्सियस, ये 25 डिग्री सेल्सियस से हटाकर 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब आप देखोगे कि NaCl जो 30 ग्राम 100 ग्राम में डिसॉल्व हो रहा था, अब इसका अमाउंट ज्यादा होगा, मतलब अब और ज्यादा NaCl सोल्यूट आप इस वाटर के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। सपोज करो आप डिसॉल्व कर सकते हैं 40 ग्राम या 50 ग्राम आप NaCl इसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सोल्युबिलिटी सॉलिड की लिक्विड के अंदर बढ़ती है। आप देखते होंगे कोई चीज अगर डिसॉल्व नहीं होती तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। हीट करने पे क्या होती है, वो चीज जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी का मीनिंग हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व होकर के सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये उस सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी होगी। नेक्स्ट आता है इसमें स्टूडेंट डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है कि व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सॉलिड सोल्यूट को किसमें, सॉल्वेंट में ऐड करना है। तो आप देखेंगे कि सम सोल्यूट डिसॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन अ सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के अंदर होगा क्या स्टूडेंट, सपोज करो सेम एग्जांपल आप ले सकते हो। इसमें आप देखो कि आपने H2O लिया, ठीक है, इसका अमाउंट फिक्स नहीं करना, तो भी H2O लिया आपने इस बीकर के अंदर, आप क्या कर रहे हो, इसमें कोई भी सॉलिड सोल्यूट ऐड कर रहे हो। सॉलिड सोल्यूट आपने NaCl, आप जानते हो कि NaCl सॉलिड होता है,
ये आप इसमें ऐड कर रहे हो, तो जब ये सॉलिड ऐड कर रहे हो तो इसकी कंसंट्रेशन, जो सॉल्यूशन बनेगा, ये सॉल्वेंट और ये सोल्यूट से जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी, अब गाढ़ा सॉल्यूशन बनेगा। जितना ज्यादा NaCl डिसॉल्व करोगे उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग डिसोल्यूशन बोलते हैं। मतलब डिसोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि सॉलिड सोल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तो ज्यादातर ऐसा नहीं है कि आपको कितना भी NaCl डिसॉल्व कर सकते हो, एक लिमिटेड अमाउंट में NaCl डिसॉल्व कर सकते हो, और जब NaCl आप डिसॉल्व करोगे तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। इसी प्रोसेस को हम लोग डिसोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये दो डेफिनेशन हो गई सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन की। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टलाइजेशन। स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट? जब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। Some solute particle in a solution collide with the solid solute particle and get separated out of solution. This process is known as crystallization. ये डेफिनेशन है इसकी, इसको हम लोग समझते हैं। आपके पास ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है, इसको हम लोग सॉल्यूशन पहले बोल सकते हैं। सॉल्यूशन है मतलब इसमें एक सॉल्वेंट है और दूसरा सोल्यूट है, ठीक है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूशन ऑलरेडी है। अब इसमें कोई दूसरा सोल्यूट ऐड करते हैं बाहर से, सोल्यूट। इस सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल है और जो एक्स्ट्रा सोल्यूट ऐड किया गया है, इन दोनों के बीच में एक कोलिजन होता है, टक्कर होती है। जब इन दोनों के बीच में एक कोलिजन होता है तो वहां से होगा क्या, वहां से कुछ सॉलिड पार्टिकल सेपरेट आउट हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर से। जैसे ये सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें सोल्यूट है और सॉल्वेंट भी है, ये सोल्यूट हम लोग इसको लिख देते हैं, सोल्यूट और ये सॉल्वेंट। तो इस सोल्यूट और जो बाहर से फिर अदर सोल्यूट हम लोग ऐड कर रहे हैं, इस सोल्यूट, इन दोनों सोल्यूट के बीच में एक कोलिजन होता है। सोल्यूशन का जो सोल्यूट है बाहर कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद एक सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट आउट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे सॉल्यूशन से। तो जो सेपरेट आउट होगा वो बनेगा क्रिस्टल, और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल होगा और कुछ एक्स्ट्रा हम लोग बाहर से ऐड करेंगे सोल्यूट, उन दोनों के बीच में कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद एक सॉलिड सब्सटेंस बनेगा सॉल्यूशन में, और जो सॉलिड सब्सटेंस बनेगा उसको क्रिस्टल बोलेंगे, और इस पूरी फिनोमेना को, पूरी प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट पॉइंट है एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा नहीं है चैप्टर ये, तो इक्विलिब्रियम के बारे में ये जान लो स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपको लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो गई है। जैसे आपने जब ये सॉल्यूशन बनाया था, तो सॉल्यूशन जब बना है, यहाँ पे बनाया हुआ है, सोल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों आपस में रिएक्ट किया हुआ है और सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कितना भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं, लिमिटेड अमाउंट में डिसॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, मतलब सॉल्यूशन बनने की जो रेट है, ठीक है, और उसके बाद बैकवर्ड रिएक्शन है, ये दोनों इक्वल जहाँ पे हो जाते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये कि जैसे सॉल्वेंट और सोल्यूट से सॉल्यूशन बन रहा है और सॉल्यूशन फिर ब्रेक डाउन भी हो रहा है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, रिवर्स होता है। जैसे सोल्यूट और सॉल्वेंट कंबाइन होकर के सॉल्यूशन बना रहा है, ये फॉरवर्ड, ऊपर वाला जो एरो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को बता रहा है कि यहाँ से ये सॉल्यूशन बन रहा है, और सॉल्यूशन फिर सेपरेट आउट हो जा रहा है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में, ठीक है। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है कि सॉल्वेंट और सोल्यूट से सॉल्यूशन भी बनाया जा सकता है, देन सॉल्यूशन से सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में भी सेपरेट किया जा सकता है। तो ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा बनता रहे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बाहर से जो सोल्यूट ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा सोल्यूट ऐड करेंगे, जैसे आपका यही था, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल है, अब आप बाहर से सोल्यूट ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो बाहर से जो सोल्यूट ऐड किया जा रहा है स्टूडेंट, अगर ये आपका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है, तो बाहर से आप सोल्यूट ऐड करोगे तो क्या बाहर वाला सोल्यूट डिसॉल्व होगा कांस्टेंट टेंपरेचर पे? नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि जो
एक्स्ट्रा सोल्यूट डिजॉल्व कर रहे हैं वो हो नहीं रहा है, वो बॉटम में जाकर के बैठ जा रहा है। पर स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है और बाहर से जो सोल्यूट डालते हैं हम लोग, तो ये वाला सोल्यूट डिजॉल्व होता है और सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है वो निकलता है, वो सॉलिडिफाई होता है। ये एक डायनामिक प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअसली होता है। आपको लगेगा कि रिएक्शन रुक गई है। जैसे आप सपोज करो कि सॉल्यूशन आप बना रहे हो, आपको पता है कि रूम टेम्परेचर पे 30 ग्राम NaCl 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व हो रहा है। आपने सॉल्यूशन बना के एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने बना लिया। अब आप क्या कर रहे हो कि उसमें और ज़्यादा सॉल्ट डिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो नहीं हो रहा है, वो जाके बॉटम में बैठ जा रहा है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि वो जो आप एक्स्ट्रा बाद में डाल रहे हो वो बॉटम में बैठ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, हमारा जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है, अब हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, जो एक्स्ट्रा डाल रहे हैं वो डिजॉल्व हो जा रहा है और जो सॉल्यूशन के अंदर है NaCl वो सॉलिडिफाई होकर के बॉटम में बैठ रहा है। ठीक है, ऐसा इंटरेक्शन होता है। यही एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है और ये आपको लगेगा कि ये एक स्टैटिक प्रोसेस है, मतलब रुका हुआ है कि अब नहीं बन रहा है सॉल्यूशन, बट ये एक डायनामिक होता है जो कि हम लोग को दिखता नहीं। हम लोग को लगता है कि बाहर से जो सोल्यूट पार्टिकल ऐड कर रहे हैं वही जाके बॉटम में बैठ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। जो बाहर से डालेंगे वो डिजॉल्व होता रहेगा और जो अंदर सॉल्यूशन के रहेगा वो फिर से सॉलिडिफाई होता रहेगा। इसी प्रोसेस पे ये कंटिन्यूअसली होती है, ये डायनामिक प्रोसेस होती है, बट आपको लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो गई है। ठीक है, तो यही चीज है। एट अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल गोइंग इनटू द सॉल्यूशन, जो बाहर से आप सोल्यूट पार्टिकल डाल रहे हो सॉल्यूशन में, विल बी इक्वल टू द सोल्यूट पार्टिकल सेपरेटिंग आउट फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से उतने ही नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल सेपरेट होते हैं जितने की हम एक्स्ट्रा डालते हैं, उतना डिसॉल्व हो रहे हैं। ये डायनामिक प्रोसेस है। एट दिस डायनामिक इक्विलिब्रियम concentration of a solute in a solution will remain constant at a given temperature and pressure। मतलब ये कि जितना उसमें सोल्यूट डिसॉल्व होना चाहिए उतना ही हो रहा है। ठीक है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक आप टेम्परेचर को चेंज नहीं करते हैं। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, तो और ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होगा, मतलब उतनी ही कंसंट्रेशन रहेगी, सोल्यूबल होगा तो निकल जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये हो गया क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिस्टलाइजेशन में आपने देखा कि एक डायनामिक प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम पे एक ऐसा ये रिवर्स होती है, जो कि आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो टेम्परेचर और प्रेशर अगर हम चेंज ना करें तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट? ए सॉल्यूशन इन व्हिच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जैसे हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये 100 ग्राम H2O है, 100 ग्राम H2O। अब मानते हैं हम लोग कि 100 ग्राम H2O में 30 ग्राम NaCl डिसॉल्व हो रहा है एट अ रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। इससे ज्यादा पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो ये 100 ग्राम H2O में मैक्सिमम 30 ग्राम NaCl डिसॉल्व है, तो जो सॉल्यूशन बना हुआ है उस सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। कहने का मतलब है आप अगर 31 ग्राम NaCl डिसॉल्व करना चाहें तो नहीं डिसॉल्व होगा, मतलब नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जिसमें ये सॉल्यूशन जो बन गया है 30 ग्राम और 100 ग्राम का, 30 ग्राम NaCl 100 ग्राम H2O का, ये आपका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इसमें और ज्यादा अमाउंट में आप सोल्यूट के पार्टिकल को डिसॉल्व नहीं कर सकते। दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इन व्हिच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जिस सॉल्यूशन में आप और ज्यादा सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपने सपोज करो ले लिया 1000 ग्राम वाटर, तो 1000 ग्राम वाटर में आपका 2 ग्राम NaCl डिसॉल्व है, बहुत कम NaCl डिसॉल्व 2 ग्राम। तो ये सॉल्यूशन जो है ये एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि आप इसमें और भी ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं।
4 ग्राम डिजॉल्व कर सकते हैं, 5 ग्राम कर सकते हैं, 10 ग्राम कर सकते हैं, 20 ग्राम कर सकते हैं। मतलब जिस ये 2 ग्राम NaCl और 1000 ग्राम वाटर का जो सोल्यूशन है ये एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। मतलब इसमें और भी ज्यादा बाहर से आप सोल्यूट के पार्टिकल को डिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग अनसैचुरेटेड में और ज़्यादा डिजॉल्व कर सकते हैं, बट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ऑलरेडी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व है, उसमें और ज़्यादा सोल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते। ध्यान दें टेम्परेचर और प्रेशर ये कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर चेंज होने पर और ज़्यादा या और कम सोल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं, टेम्परेचर प्रेशर अगर चेंज करते हैं तो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी। इसमें ये लिखा गया, स्टूडेंट ध्यान से आप पढ़ो कि इफ इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आप कोई एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हो, मतलब उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व है और ज्यादा आप सोल्यूट उसमें डिजॉल्व नहीं कर सकते उस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, और सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिजॉल्व करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग डिसोल्यूशन बोलते हैं। अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस आपकी एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब होता है स्टूडेंट इसमें आप हीट देते हो, हीट एब्जॉर्ब होती है जिस रिएक्शन में। ठीक है, और हीट एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हीट एब्जॉर्ब होती है, तो आप हीट अपने पास से देते हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी, अब वो ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब ये डेल्टा H की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगी। ठीक है, आप एनर्जी दे रहे हो सॉल्यूशन बनाने के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन। उस केस में जब आप एनर्जी देते हो या हीट आप देते हो, तो आप देखते होगे आप टेम्परेचर दिया, आपने हीट दिया, तो उस केस में अगर आप टेम्परेचर दे रहे हो तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, ज्यादा सोल्यूट और डिजॉल्व होते हैं। यही पॉइंट है इसमें, सिंपल सा एंडोथर्मिक रिएक्शन का केस है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब डेल्टा H ग्रेटर देन 0, मतलब डेल्टा H की वैल्यू अगर पॉजिटिव है उस केस में और ज्यादा सोल्यूट आप डिजॉल्व कर सकते हो, मतलब हीट आप दे रहे हो तो और ज्यादा सोल्यूट डिजॉल्व कर सकते हो। देन आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो और ज्यादा सोल्यूबल कर सकते हो अगर आप टेम्परेचर अपने पास से बढ़ा रहे हो तो। एक केस ये हो गया। स्टूडेंट अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये है कि आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर के जो सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन से अगर हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है डेल्टा H लेस देन 0, मतलब डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव में होगी, आपको देनी नहीं पड़ेगी, ये खुद ही हीट को इवॉल्व करेगा। जब हीट इसमें से निकल रही है, ठीक है, तो जब हीट सॉल्यूशन के अंदर रहेगी तभी ज्यादा डिजॉल्व होगा, और हीट वहां से निकल रही है तो ज्यादा डिजॉल्व नहीं होगा। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हीट सॉल्यूशन के अंदर सब निकल गई और सॉल्यूशन में हमको हीट देनी पड़ती है। ये एक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, वहां से ज्यादा क्लियर होगा, बट यहाँ पे अभी ये पॉइंट जानो। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का केस, दो केस होगा, हीट देंगे जब आप, मींस एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। जब आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी जिसमें हीट निकलेगी, तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए आपको उसको कूल करना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर डाउन करेंगे तभी आपकी सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट प्रेशर से रिलेटेड है। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड को अगर आप लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो तो प्रेशर का कोई उसमें इफेक्ट नहीं होगा, प्रेशर में यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा। क्यों? उसका सिंपल सा रीजन ये है कि इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जो आपके सॉलिड या लिक्विड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, इसी की वजह से प्रेशर बढ़ाओ या कम करो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट हाँ, गैस का केस अलग है, जैसे कोका कोला बॉटल होती है, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड के अंदर होती है, पर प्रेशर का वहाँ पे इफेक्ट है। जब आप प्रेशराइज किए रहेंगे, उसकी कैप को बंद किए रहेंगे, तो वो गैस उसमें सोल्यूबल होगी लिक्विड के अंदर। प्रेशर रिलीज करेंगे, गैस बाहर निकल जाएगी, सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी, वो एक अलग केस हो गया। सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड होगा, बट यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों? सिंपल सा रीजन उसका यही है कि सॉलिड एंड लिक्विड ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसीलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं होता प्रेशर का। और टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ पे लिखा गया, इसको आप नोट डाउन कर लो। थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा
इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं और आप लोग भी पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।